अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड टॉपिक नंबर है 47 लोन एमोर्टाइजेशन कैलकुलेटिंग इंस्टॉलमेंट्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Let's start from today's lecture, that is about loan amortization. हम पढ़ें जो हमारा मॉड्यूल का टॉपिक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और उसके बारे में 3 कंपोनेंट्स है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसकी सेवरल एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसमें से फर्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है लोन amortization schedules। जब भी whenever a business or a company borrows a certain amount of loan, then it has to be returned in the form of installments, and generally these installments are of the same amount। जब भी लोन एज अ नेम इसका बता रहा है कि लोन से रिलेटेड है कुछ, जब भी कोई कंपनी या फिर बिजनेस कोई अमाउंट लेता है, लोन लेता है, और आप लोगों को पता है कि जब भी लोन लिया जाता है और यहाँ पर बात हो रही है इंस्टॉलमेंट्स की, तो वो इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है, इंस्टॉलमेंट में पे करता है। और इसमें क्या होता है कि वो जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट्स की वो सेम होती है। जैसे अगर 4 ईयर, 5 ईयर या 1 ईयर की बात करूँ, अगर 3 मंथ्स बाद या आप 2 टाइम्स इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। या सपोज़ करो आपके पास 10 ईयर्स की बात है, तो 10 ईयर्स में आपने 10,000 रुपीज़ जो हैं किसी से लोन लिए हैं उसको रिटर्न करने हैं। तो अगर मैं इनको इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 1000 रुपीज़ पर ईयर आते हैं, यानी इक्वल अमाउंट होती है। जैसे एनईटी में हमने पढ़ा था कि एक पैटर्न होता है, यानी रेगुलर टाइम पीरियड होता है, और जो इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट होती है वो भी सेम होती है। इक्वल टाइम पीरियड के बाद इक्वल अमाउंट पे की जाती है। सेम उसी तरह से इंस्टॉलमेंट भी इक्वल अमाउंट होती है। अगर 10 ईयर्स की बात करूँ, 10 ईयर 10,000 रुपीज़ अगर मैंने विद इन 10 ईयर्स पे करने हैं, रिटर्न करने हैं जो उधार लिया था, तो मैं क्या करूँगी, 1000 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी पर ईयर आएंगे। और 10 ईयर्स यानी 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1000 × 10 क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ मेरे पे हो जाएंगे विद इन 10 ईयर्स। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कुछ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जब आप उधार लेते हो, लोन लेते हो, बोरो करते हो किसी से, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो आपको कुछ एडिशनल अमाउंट यानी उस पर टैक्स यानी इंटरेस्ट एडिशनल अमाउंट देनी पड़ती है, टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ परसेंटेज दी जाती है, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने तो आपको कहा कि जब आप इक्वल अमाउंट में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1000 रुपीज़, बट जो इंटरेस्ट की अमाउंट है तो आपने इसमें लोन एमोर्टाइजेशन स्केजुअल्स में क्या करना होता है कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको भी ऐड करो, देन उसको इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड कर दो कि वो विद इन 10 ईयर्स इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कुछ ना बचे, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है कितनी लायबिलिटीज़ हैं या कितने कर्ज या लोन्स हैं जो आपने पे करने हैं, और जो बिगनिंग है ईयर की या फिर एंड पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मेंशन करनी पड़ती हैं, ये मेंशन करनी है। जब तक हमारी ये क्लियरेंस वगैरह नहीं होगी देन आप क्या मेंशन करोगे वहाँ पर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हो रही है। नाउ फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज एवरी ईयर वी हैव टू सी दैट हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच एक्चुअली गोज इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वट वॉज द वैल्यू ऑफ लोन दैट इज लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग, एंड हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी स्टार्टिंग पर और एंड पर, पहले स्टार्टिंग पे कितनी लाइबिलिटी यानी कर्ज देना था, बोरो किया हुआ था, और बाकी जो बच गया वो एंड ऑफ द ईयर कितनी लायबिलिटी हमारी बची है, या फिर हमारा जो इंटरेस्ट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना था वो देखना है, या हमारे लोन कितना, उसकी वैल्यू कितनी है जो हमने पे करनी है। ठीक है, विद एडिशन टू इट वी हैव टू शो द करंट पोर्शन ऑफ लायबिलिटी और लोन सेपरेटली इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट वी कॉल फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें आपने क्या करना होता है, एक अलहदा पोर्शन में जो लोन या लायबिलिटीज़ हैं उसको शो करवाना होता है कि कितने लोन्स रहते हैं जो आपने रीपे करने हैं या कितने कर दिए हैं। ड्यू टू ऑल दिस रीज़न वी हैव टू मेक लोन
लोन एमोटाइजेशन स्केजुअल्स, यानी स्केजुअल बनाओ। जैसे कोई भी काम करने से पहले अगर आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, यानी क्या क्या चीज़ है जो मैंने देखनी है, किस तरह से मैंने पे करना है, कितना इंटरेस्ट रेट हो रहा है, उस इंटरेस्ट रेट के दौरान यानी अप्लाई करने के बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मेरे इक्वल टाइम इंटरवल में क्या बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोन एमोटाइजेशन स्केजुअल इसलिए बनाया जाता है, यानी आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि आपके जो लोन्स हैं, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा पे करना है उसके साथ एडजस्टमेंट कर लें, यानी आपके जो एट द एंड ऑफ ईयर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हों, यानी जो क्लियरेंस जैसे कहते हैं उस तरह से। लोन एमोटाइजेशन इज़ द प्रोसेस रिपेइंग अ लोन इंस्टॉलमेंट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अभी बता दिया है कि जो गिवन टाइम पीरियड होता है उसमें जो लोन के इंस्टॉलमेंट्स है उसको रिटर्न करना। It tells us that how much installment of such loan have been repaid in term of installments and how much are left and how much interest we have been paid on it। यानी हमें कितना लोन की पेमेंट है जो हमें पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनेगी, एंड में कितना बच गया और कितना इंटरेस्ट जो है उस पर हमें पे करना है। ईच इंस्टॉलमेंट कंटेन्स सम प्रिंसिपल पे रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट। यानी मैंने अभी बात की, जब आपने क्या करना है, जब भी आप लोन एमोटाइजेशन स्केजुलिंग करोगे तो उसमें क्या देखना है, ये नहीं कि जस्ट आपने इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट देनी है जो आपने ली थी, बट इसके साथ जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो भी ऐड करके देन आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनानी है कि हमारा जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाएं। Next is loan amortization schedule. The process of loan amortization is carried out by making a loan amortization schedule. In this process, we use time value money, use the formula of NET and take care of something. क्या है, time value money use करते हैं, यानी हमें पहले time value money में क्या है, present value, future value इस तरह से find करते हैं। Then NET का formula use करते हैं। NET क्यों? Because यहाँ पर बात हो रही है equal amount की बात हो रही है और इक्वल रेगुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी हमारा जो पीरियड है यानी इक्वल टाइम में जो गिवन टाइम पीरियड है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और अमाउंट भी हमारी सेम रहेगी। ये एनईटी के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम ऑर्डिनरी एनईटी की बात करेंगे, क्योंकि जनरली जो हमारे लोन्स हैं वो एट द एंड ऑफ एवरी जो अकाउंटिंग पीरियड है उस पर पे किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देखनी है स्केजुअल बनाते हुए। The regular installment amount has to be paid there, which is part of loan amortization schedule। यानी रेगुलर अमाउंट कितनी जाएगी, ठीक है, कितनी अमाउंट पे करोगे। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन दैट वी हैव बोरोड, दैट हाउ मच ऑफ अमाउंट इज रिटर्न और रिपेड इन अ ईयर, हाउ मच द टोटल अमाउंट दैट हैज़ बीन रिटर्न, यानी कितनी अमाउंट है जिसको रिटर्न करना, हमने जो उधार ली थी वो कितनी है जो कि हमें रीपे करनी है एक ईयर में, या कितनी अमाउंट है जो हमें रिटर्न करनी है, यानी वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट या अमाउंट ऑफ लोन कितनी है जो हमने ली थी। ये तो बात की बात है, मैं इंटरेस्ट बाद में देखूंगी, पहले टोटल ली कितनी थी। प्रिंसिपल अमाउंट हो कहते हैं ना जो एक्चुअल इन्वेस्ट करते हो, ये एक्चुअल जो अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट होती है, ठीक है, यानी आपने अमाउंट टोटल ली कितनी थी जो वापस करनी है। फिर रेगुलर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी बनानी है, देन आपने देखना है इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन अ ईयर एंड हाउ मच इज़ द क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दैट वी हैव पेड सो फॉर ऑन द लोन। यानी अमाउंट अब कुछ परसेंटेज होती है ना कि आपने जितनी अमाउंट ली है उस पर कुछ परसेंटेज है, उसकी परसेंट है, इतने परसेंट आपने इंटरेस्ट करना है, तो पहले उसकी अमाउंट निकालो कि कितने परसेंट है, कितनी वैल्यू है, कितने पैसे हैं, फिर उसमें ऐड किया जाए एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का मतलब यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन सब अमाउंट्स को ऐड करके जो हमारा बनता है एक्यूमुलेटेड, यानी टोटल जो हमारा होता है यानी इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना बनता है, यानी उस अमाउंट पे प्रिंसिपल अमाउंट पर आपका कितना इंटरेस्ट बनता है। जैसे ये सपोज करो 10% है तो 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा उसकी अमाउंट बन जाएगी। एंड ऑल्सो हाउ मच इज़ द रिमेनिंग बैलेंस दैट इज़ लेफ्ट इन द लोन दैट वी हैव टेकन, यानी हमें जो हमने लिया है उसका जो टोटल रिमेनिंग बैलेंस है अगर मैं बनाती भी हूँ तो कितना बचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ लोन एमोटाइजेशन स्केड्यूल इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट दैट वी हैव टू पे इन ऑर्डर टू रिटर्न द लोन।
फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले अमाउंट फाइंड करनी है इंस्टॉलमेंट की, जिसे कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एनईटी का फार्मूला लगाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन जो है हमें पे करना है, मुझे पता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इक्वल गिवन टाइम पीरियड में करना है, जिसमें ना सिर्फ हमारी जो है प्रिंसिपल अमाउंट होगी बल्कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, जो इस पर इंटरेस्ट लगा है, जो आपने पे करना है, वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। यानी ये अमाउंट है हमारी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ना सिर्फ ये नहीं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जस्ट आपने जितने पैसे लिए थे सिर्फ उसी की अमाउंट आ रही है, नहीं, बल्कि जो इंटरेस्ट इस पर लग रहा है वो भी ऐड करके देन बनेगी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। It means that we want to repay a loan in a way that we has to pay equal installments in given period of time, through which not only principal amount of loan has been paid but also interest earned on it has been paid in exact amount. अर्न ना करें ऑन इट, इसको अर्न ना कर दें, हमने अर्न तो नहीं किया। ठीक है, जो इस पर आता है एग्जैक्ट अमाउंट में, यानी डिवाइड कर लो, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बन जाए। ऑल दीज थिंग्स आर समराइज इन टेबुलर फॉर्म विच इज़ आ लोन एमिटाइजेशन स्केड्यूल। अब ये सारी चीज़ें, यानी अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, और रेगुलर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी बनेगी, फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रिमेनिंग बैलेंस कितना रहेगा, इसको टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल फॉर्म में करते हैं, क्योंकि जब टेबल फॉर्म में इसको अरेंज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी इसको नहीं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज वो एक्सप्रेसिव फॉर्म में होता है, यानी हमें बता रहा है क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए या हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए सेम उसी तरह से अमाउंट ऑफ लोन, मीनिंग दैट द अमाउंट विच हैव टू रीपे, यानी कितनी अमाउंट है जो हमें पे करनी है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर कितना देना पड़ रहा है आपको, सपोज करो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है। देन टाइम पीरियड फॉर विच लोन इज टेकन और इन हाउ मैनी ईयर्स वी हैव टू रिटर्न दैट लोन, अमाउंट ऑफ लोन, यानी कितने टाइम पीरियड में, सपोज करो 5 ईयर्स हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 10 ईयर्स हो सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में आपने ये जो इंस्टॉलमेंट है लोन की अमाउंट है वो रिटर्न करनी है। ये चीज़ हो गया। अब कैलकुलेशन करने लगे हैं, वी यूज़ द प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिस दिन लोन लिया जाता है वो उसकी जिस दिन यानी वो उसका टुडे है, यानी उसका प्रेजेंट डे है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट, फ्यूचर वैल्यू तो वो होगा ना वो आगे जाकर, यानी इस टाइम के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन हमने लोन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि लोन की वैल्यू क्या है उस दिन, जिस दिन लोन लोगे वो उस दिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। देन आप ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर्मूला, अब आपने टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसको फाइंड करने के लिए आप ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड करोगे। मैंने एन्युटी की डेफिनेशन बताई थी, इज द सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल रेगुलर टाइम पीरियड, यानी रेगुलर टाइम पीरियड यानी इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड करना है, इक्वल अमाउंट होगी। और ऑर्डिनरी क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है 2 टाइप्स होती हैं, ये 2 फार्मूलाज हैं, एक ऑर्डिनरी एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी होती है, और एक एन्युटी ड्यू होती है। अब एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर पे की जाती है, और एन्युटी ड्यू क्या होती है, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे और रिसीव की जाती है। यानी इसी तरह ऑर्डिनरी एन्युटी भी एंड पर, डिफरेंस क्या है, एंड पर पे या रिसीव की जाती है, और एन्युटी ड्यू बिगनिंग पर पे या रिसीव की जाती है। तो यहाँ पर क्यों यूज़ किया ऑर्डिनरी एन्युटी को, बिकॉज जनरली क्या होता है, जो लोन रिटर्न करते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड या एवरी ईयर के एंड पर पे किया जाता है, ताकि एक तरह से क्लियरेंस कर रहे होते हैं कि पे करके आपने अपनी सारी क्लियरेंस कर ली। अब इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू, जो ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है, पी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर। कैपिटल पी वी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू को, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को जो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को। ये प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैलकुलेट करना, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ वी बोरो 100,000 फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब ये जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है ये सिर्फ वो अमाउंट नहीं होगी जो आपने बोरो की है या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, बल्कि ये वो अमाउंट होगी जिसमें जितना इंटरेस्ट आपका पे, यानी आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है आपका, यानी पे कर रहे हो, तो वो भी ऐड करके आपके पास
जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट की बनेगी जो आपने एवरी ईयर पे करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो पीवी मैंने कैपिटल आर यहाँ पर पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू मैंने कहा था जिस दिन लोन लिया जाता है वो उस दिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 100,000 आ गया। कैपिटल आर एज इट इज़ रहेगा बिकॉज अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करनी है। स्मॉल आर मेरे पास 10% है और नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ईयर की बात कर रहा था पर एनम की बात हो रही थी, तो क्या होगी 5 ईयर्स में 5 इंस्टॉलमेंट होगी तो स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 आ जाएगा। 10% है तो डेसिमल में करने के लिए 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड करोगे 0.1 आएगा, प्लस 1 कर दो 1.1 आएगा। रेज टू पावर -1 है, माइनस को प्लस में लाने के लिए 1/1.1 रेज टू पावर 5 किया, देन पहले 1.1 रेज टू पावर 5 का आंसर निकाला, देन 1 से डिवाइड किया उसे, देन 1 से माइनस कर दो ये आंसर आएगा, डिवाइड 0.1 कर दो ये आंसर आएगा, देन मल्टीप्लाई आर एज इट इज़ है। मुझे चाहिए आर की वैल्यू, आर यहीं रहेगा। अगर एक वैल्यू एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाती है, तो 100,000 को इस वैल्यू से डिवाइड करें। मेरे पास ये आंसर आ रहा था बट जो स्लाइड्स हैं उसमें आंसर ये राइट किया हुआ था, तो थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसको समराइज़ करती हूँ तो मेरे पास 80 ही बनता है और इसको भी करूँ तो 79 है, राउंड ऑफ करूँ तो ये 80 ही बन जाता है। So we have completed our today's lecture that was about the loan amortization or loan amortization schedules। किस तरह से इंस्टॉलमेंट्स आप इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल अमाउंट में पे करते हो। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।